तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जो पिछले क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस किए थे उसके बाद के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि भाई जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना तो उसके कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के आओ, वरना अगर आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के आओगे तो आपके लिए चीज़ें दिक्कत होंगी और आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट दी कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल रहा है ये कि भाई मोलैरिटी निकालो, इसने मोलैरिटी की यूनिट लिख दी है मोल पर लीटर। तो आपको समझ आना जाना चाहिए ये क्या कह रहा है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी निकालने को बोल रहा है। इन अ सैंपल, उसने एक सैंपल दे रखा है जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। और मास परसेंटेज दे रखा है नाइट्रिक एसिड का 69%। सर अब ये कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले तो जो चीज़ें गिवन होती हैं वो आपने लिख लेनी है। तो चलिए गिवन वाली चीज़ें हम लिखेंगे। मैं बुक को साइड में करता हूँ और अब अगर आपके पास बुक है तो उसको ओपन कर लीजिए, वरना हम कोशिश करेंगे कि वैसे तो मैंने आपको पिक दिखा दी, आप स्क्रीनशॉट भी बुक की जो मैंने दिखाया वो ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिखने वाले हैं। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। तो अभी देखिए आपको ये क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर 1 ढंग से पढ़ा है तो ईजिली सॉल्व कर लोगे। और अगर आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को लैक किया है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 3-4 कॉन्सेप्ट को मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट देखो पूछा क्या है। तो जो चीज़ पूछी गई है उसको पहले लिखो। तो हमें क्या पूछा गया? मोलैरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं मोलैरिटी लिखूंगा। मोलैरिटी, मोलैरिटी का मुझे फॉर्मूला पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर एग्जैक्ट लिखूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। या अपॉन में नहीं लिखा, यहाँ पे जगह नहीं थी तो नंबर ऑफ ऊपर लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मुझे ये दोनों मिल जाए तो मैं मोलैरिटी निकाल दूंगा। इजी, हाँ बस इजी। अच्छा सर, अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो इसको एक्सटेंड करके मोल्स का फॉर्मूला ले सकता हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इन लीटर को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालें सर, समझ नहीं आ रहा। हमें बस परसेंटेज वगैरह कुछ दे रखा है। मैं जब आपको मास परसेंटेज बता रहा था तो मैंने बताया था कि आप मास परसेंटेज से कैसे किसी सब्सटेंस का या कंपाउंड का मास निकाल सकते हो। अगर ये 69% मास परसेंटेज है तो इसको मैंने डिकोड करना आपको सिखाया था मास परसेंटेज वाली वीडियो में। कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 69 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये डिकोड करना सिखाया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी उनको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। तो यानी कि मैं नेक्स्ट लाइन क्या लिखूंगा, फ्रॉम गिवन इक्वेशन 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। हाँ जी सर, ये गिवन था ना 69%, उसी में से निकाला है हमने 69% बाय मास। ये स्टेटमेंट को डिकोड किया है, यानी कि गिवन वैल्यू दे रखी है 69%। अब मोल्स निकालूंगा, मोल्स ऑफ HNO3। HNO3 मोल्स क्या होता है? गिवन मास दे रखा है 69 अपॉन में मोलर मास क्या होता है? इसको प्लस कर दो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। इन सभी को प्लस करोगे लगभग आपका 63 आ जाएगा, एग्जैक्ट 63 आएगा। ये आपके मोल्स आ गए, ठीक है सर। इसको कैलकुलेट कर दें? नहीं नहीं, अभी नहीं कैलकुलेट करना, इजी हो जाएगा। क्या पता इससे रिलेटेड वैल्यूज आ गई, यानी कि मोल्स तो निकाल दिया है। एक चीज़ हमारी आ गई, इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हो गया ना भाई, ये 1 दे दो, इसके अंदर पुट करना है। अच्छा, वॉल्यूम कहाँ से फाइंड करें? अब अगर आप ध्यान से, अगर आपकी चील वाली निगाहें हैं तो आपको दिखेगा सोल्यूशन का मास दे रखा है। पर हमें सोल्यूशन का मास तो नहीं चाहिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ HNO3 कितना दे रखा भाई? डेंसिटी ऑफ HNO3, पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जर्नल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, यही होता है। तो डेंसिटी ऑफ HNO3 दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 1.41 ग्राम पर ml, ये दे रखा है। हाँ जी सर, दे रखा है। और मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। और वॉल्यूम हमें निकालना है। हाँ जी सर, वॉल्यूम निकालना है। सर वॉल्यूम तो लीटर में निकालना है। हाँ जी, लीटर में निकालना है। पर एक बात ध्यान दो, वॉल्यूम जो आंसर आएगा, यानी कि इसको इधर ले जाऊंगा, इसको नीचे लाऊंगा, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू
100 ग्राम दिख रहा है तुमको, 100 ग्राम अपॉन में 1.41 ग्राम पर ml। ये जो आंसर आएगा ml में आएगा, कोई बात नहीं ml में आने दो। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, जल्दी से इसको डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए जल्दी से। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 70.91 ml आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 70.91 ml या 92 ml के करीब आएगा। ये ml आ गया। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको 10 की पावर, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो या तो यहीं पे 1000 से डिवाइड कर दो या इस पुट करते टाइम कर देना। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नहीं, वहीं पे हम पुट करेंगे। ये इक्वेशन क्या कौन सी होगी? सेकंड होगी। बाय पुटिंग 1 and 2 इन मोलैरिटी। तो हम इसको पुट करते हैं। चलिए पुट किया जाए। मोलैरिटी क्या है भाई? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स। तो मोल्स क्या है? 69/3, यही मोल्स आए थे, 69/63 यही आए थे। हाँ जी सर यही आया था। और जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना आया? वॉल्यूम देखो कितना आया। वॉल्यूम हमारा आया 70.92 अपॉन में 1000, ताकि हम इसको ml को लीटर में कन्वर्ट कर दें। अब इसको सॉल्व करिए। ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा। जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी, वीडियो पॉज करके। मैं वेट कर रहा हूँ। कई लोग अभी भी नहीं कर रहे। भाई मुंह मत देखो, फिर पेपर में नंबर नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुमको। जल्दी करो, जल्दी 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 सॉल्व करिए। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपको क्या आंसर देखने को मिलेगा? 15.44 मोल पर लीटर। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा। कई बच्चे देखते हैं कि सर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दे रहे हैं। सर ने क्या कोई बुक खोल रखी है, कोई आंसर शीट खोल रखा है, या कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं? हाँ जी बच्चे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ और आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोज़ को छोटी बनानी है। मैं कोई एग्ज़ाम देने नहीं बैठा हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। और अगर आपको अच्छे से समझाने के लिए मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा ताकि मेरा टाइम बचे और वीडियो छोटी बने, ताकि आप अपना टाइम सेव कर सको, तो मुझे वो करना पड़ेगा। बट आप सोचोगे सर अगर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ करेंगे। बच्चा, आपका नुकसान है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर आपको नहीं दिया जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो एग्ज़ाम कब का दे चुका हूँ, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँ या हाथ यूज़ करूँ, इट्स ओके। बट आपको कैलकुलेटर आपको नहीं यूज़ करना। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है? तो आपने कभी टीचर को ऐसे नहीं जज करना। कई बच्चे होते हैं, एक टीचर थे हमारे मैथ्स की, उनको बोल रहे हैं कि भाई सर आप कैलकुलेटर क्यों यूज़ कर रहे हो? तो भाई वो पढ़ा रहा है बंदा, तुम्हारा 45 मिनट में पूरा लेक्चर ख़त्म करना है, तो वो कैलकुलेटर क्यों ना यूज़ करे ताकि तुम्हारा समय बच जाए। तो ऐसे किसी आपने टेंशन नहीं लेनी कि कोई टीचर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है तो उसको आता नहीं है कुछ। ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोई बच्चा ऑफेंड नहीं होगा, मैंने सिर्फ ये इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चे मन में सोचते हैं और खुद भी कैलकुलेटर यूज़ करना लग जाते हैं और खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसा आपने अपना नुकसान नहीं करना, अपने हाथों से ही जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो हमारा CuSO4 है, ये 100 ग्राम दे रखा है और इसमें से बताओ कॉपर कितना होगा। क्या होगा? हाउ मच कॉपर, कॉपर कितना होगा। तो अगर मैं मान लूँ ये 100 ग्राम है, इसको मान लूँ 100 ग्राम, कि दोबारा से क्वेश्चन में बताऊँ, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में से हमें कितना क्या मिलेगा? कॉपर कॉपर मिल जाएगा। सिंपल सा है, सिंपल सा तरीका है। क्या करोगे? पहले तो इसका मोलर मास निकाल लो। मोलर मास निकालिए। अब तुम बोलोगे सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको ऐसे डिवाइड कर दो। नहीं, आपने पहले इसका मोलर मास निकालना है। जब इसका कॉपर का आप मोलर मास निकालोगे, कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 4। जब इसको आप करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व करिए। ये टोटल हमारा 159 ग्राम आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि सर ये 159 ग्राम टोटल है, तो ये 100 ग्राम दे रखा है। हाँ जी, तो 159 ग्राम में कॉपर कितना होगा? तो अभी आपने देखा 63 ग्राम ऐड किया, तो इसकी परसेंटेज निकाल दो। 63 डिवाइडेड बाय 159, क्योंकि परसेंटेज आ जाएगी तो 100 के हिसाब से तुम कर लोगे।
63 डिवाइडेड बाय 159 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको कॉपर की परसेंटेज देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपको कॉपर की परसेंटेज देखने को मिलेगी आप 100 के हिसाब से उसको सॉल्व कर दोगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 63 159 इसको सॉल्व करिए तो आपका लगभग आएगा 39%, 39.8% की तरफ। तो आपका 39% आ गया। तो 159 में से 39% जो होता है वो 63 हो गया। तो 100 ग्राम का 39% क्या होगा? तो मैंने बताया था 100 ग्राम के लिए जितना परसेंटेज होता है उतना ही ग्राम होता है, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 39 ग्राम आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? 39 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई किस तरीके से करना है? कॉपर का अमाउंट दे रखा है, पहले तो हमने इसका मोलर मास से इसकी परसेंटेज निकाली कि कॉपर कितना परसेंट है। वो परसेंटेज के हिसाब से हमने 100 ग्राम के हिसाब से कर लिया कि ये 1%, 100 ग्राम का 1% 1 ग्राम होगा, 100 ग्राम का 10% 10 ग्राम होता है, इसीलिए 100 ग्राम का 39% 39 ग्राम होगा। बात समझ आई? इसके हिसाब से 59 ग्राम के मोलर मास के हिसाब से पहले कॉपर की परसेंटेज निकाली, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट मूव करते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है molecular mass of an oxide of iron in which the mass percentage of iron and oxygen is 69% and 30.1% respectively, और उसका मोलर मास 159.8 ग्राम दे रखा है। ये बहुत पुरानी बुक है इसलिए इसमें मिस प्रिंट हो गया था, ये आपको गिवन दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया है कि कभी भी मॉलिक्यूलर मास पूछे तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले एम्पेरिकल मास निकालना पड़ता है और एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ता है। उसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और उस मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड करते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो खुद वीडियो को पॉज करके, फिर हम अपना जो मेथड है वो फॉलो करेंगे और देखेंगे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए सॉल्व करना। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और आप चेक करिए कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं और आपने मेथड सही फॉलो किया है कि नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे रखा है? एलिमेंट्स दे रखे हैं और उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, कुछ भी दिया हो, यानी कि यहाँ पे मास परसेंटेज हो, मास की रेशियो हो या कोई भी परसेंटेज दे रखा है, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे अपॉन में, फिर इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो हमें एलिमेंट क्या आयरन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है, यही दे रखा है। हाँ जी सर, आयरन की परसेंटेज कितनी दे रखी है? 69.9 परसेंटेज दे रखी है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंट दे रखी है? 30.1%। अब मैंने क्या बोला कि कभी भी कोई परसेंटेज दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके मोल्स निकालो। तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं मान लूँ जो FeO है यानी कि आयरन ऑक्साइड है, ये 100% है, ये मिला के 100% बन रहा है, तो 100% का 69.9% कितना होगा? 69.9 ग्राम, और 31% का होगा 30.1% ग्राम। तो यानी कि ये ग्राम भी आप कह सकते हो, इसको ग्राम में लिखा हुआ है हमने। उसके बाद इसकी मोलर मास से डिवाइड कर दोगे 56 और इसका 16 डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1.25 और यहाँ पे आएगा 1.88 आ जाएगा आंसर। सर इसका लॉन्ग वाला मेथड क्या है? आप लॉन्ग वाले मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है, पहले मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप करोगे। तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर को सभी के साथ डिवाइड कर दो। स्मॉलेस्ट नंबर एक 1.25 दिख रहा है, तो 1.25 को इसके साथ भी और इसके साथ भी डिवाइड करो। तो 1.25 इसके साथ, 1.25 इसके साथ डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई होल नंबर आ जाए यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इसको वैसे ही रहने देना। बट अगर पॉइंट वाला या फ्रैक्शन में कोई नंबर आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड उस नंबर से करो जो कि एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारा जो है एम्पेरिकल फार्मूला आ गया Fe2O3। Fe के लिए 2 आ गया, O के लिए 3 आ गया, ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब आपने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो ये दे रखा है आपको, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप n का एक फार्मूला लगाते हो। n इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n क्या होता है, आपको n का फार्मूला याद होना चाहिए। n को निकालने के लिए आप ऊपर लिखते हो एम्पेरिकल मास और नीचे लिखते हो, सॉरी ऊपर लिखते हो मोलर मास और नीचे लिखते हो एम्पेरिकल मास। और आपने एम्पेरिकल मास यहाँ से निकल जाएगा। Fe के 56 होता है, 56 2 बार मल्टीप्लाई करो प्लस 16 इंटू में 3,
यानी कि 56 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 इंटू में 3, ये लगभग 159.69 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पुट कर देता हूँ 159.7 के करीब आ गया, 7 के करीब ये आ गया। और ऊपर जो मोलर मास होता है, ये सॉरी ये हमारा 159.7 और ये मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन है 159.69 है। इसको जब आप कट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब आएगा। और ये जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसके अंदर मल्टीप्लाई करने का, यानी कि Fe2O3 के अंदर मैं अगर मल्टीप्लाई 1 करूँ और किसके साथ करोगे, ये 2 और 3 के साथ, तो सेम आएगा। यानी कि आपको एक चीज़ समझ आई, जो एम्पेरिकल फार्मूला है और जो मॉलिकुलर फार्मूला है फॉर Fe2O3 वो सेम रहता है, क्योंकि ये भी सिंपल होल नंबर रेशो, ये भी सिंपल होल नंबर रेशो, ये भी। और इसका एम्पेरिकल मास भी निकाल लिया आपने और मॉलिकुलर मास भी आपको पता था और मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड कर लिया। अगर यही केस C6H12O6 का होता तो C6H12 ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो ये है, बट इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है CH2O होता है, ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो ग्लूकोज के क्वेश्चन भी आपके बुक में दे रखे होंगे, उसको जरूर से सॉल्व करना। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी वाले ही सॉल्व कर रहे हैं। तो बात समझ आई कि ग्लूकोज के केस में फार्मूले बदल जाएंगे, एम्पेरिकल फार्मूला ये होगा और मॉलिकुलर फार्मूला ये होगा। बट इन केस ऑफ Fe2O3 के केस में दोनों सेम है, और एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला फॉर आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 के लिए सेम होते हैं, पर ग्लूकोज के लिए अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना हमेशा सेम होंगे, ग्लूकोज के केस में अलग हो जाएंगे। बहुत से ऐसे कंपाउंड है जिनके केस में अलग हो जाते हैं। H2O के केस में भी सेम रहेगा, इसका एम्पेरिकल मॉलिकुलर फार्मूला दोनों एक ही है, H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरी चीज़ आप बोलोगे सर एग्ज़ाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एग्ज़ाम में आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सभी के परसेंटेज दे रखे हैं और इन्होंने बोला एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मानना है कि जितना भी एलिमेंट दे रखे हैं इनकी परसेंटेज, इनको मिला के जो कंपाउंड बन रहा है वो 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम से परसेंटेज से आप चीज़ें निकाल सकते हो। तो 100 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 4% का 4 ग्राम हो जाएगा, 24% का 24 ग्राम हो जाएगा और 71% का 71 ग्राम होगा। ये लिख लिया हमने। पहला स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू ग्राम। पहले तो सभी मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, मोल में कन्वर्ट करना है। मोल के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन का जो मास है उसके मोलर मास से, कार्बन का जो मास है उसके मोलर मास से, और क्लोरीन का जो मास है उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे, एक वैल्यूज आ जाएंगी जिनको हम मोल कहेंगे। हाइड्रोजन का 4 मोल आ गया, कार्बन का 2 मोल आ गया और क्लोरीन के 2 मोल आ गए। और उसके बाद हमको इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसको सभी से डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय अबव द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उनको सबसे डिवाइड कर दो। तो यही दिख रहा है 2.021, ये दोनों सेम है तो इसको सबसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, सिंस 2.021 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो डिवाइड बाय सबके साथ कर दिया। तो इसके साथ डिवाइड किया 2 आ गया, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1, यानी कि H का ये 1 आ गया रेशो, ये 2:1:1 आ गया। अब इसको क्या है, इन केस ऑफ रेशो आर नॉट होल नंबर, अगर यहाँ पे होल नंबर नहीं आते, जैसे अभी Fe2 के केस में 1.5 आया, तो आपने क्या करना है, दे मे बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल कोफिशिएंट, यानी कि आपने कुछ ऐसा चीज़ मल्टीप्लाई करना है जिससे वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो वैल्यूज़ आई हैं उनको पुट करोगे। जैसे सी के लिए 1 आया था, देखो सी के लिए 1, H के लिए 2 आया तो हमने 2 पुट किया, और Cl के लिए 1 आया था तो 1 इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अबव कंपाउंड। ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करोगे, मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए आप सिंपल है, राइट द मॉलिकुलर फार्मूला, राइटिंग द मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए पहले तो एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसका मास निकालो, और मॉलिकुलर मास दे रखा होगा तो फिर आप n का फार्मूला लगाओगे, n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ये क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 89.96, और ये हमने किससे निकाला है, 49 किससे निकाला है, इससे निकाला है। और इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो एक नंबर आएगा, उस नंबर को फिर से एम्पेरिकल फार्मूला में ले जाके, यानी कि इस वाले में ले जाके मल्टीप्लाई करना है। तो 2 आया, इन दोनों को डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई करोगे, Cl2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। तो ये हमारा मॉलिकुलर फार्मूला आ गया। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला निकालने आपको आ गया फ्रॉम द लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड भी मैंने बता दिया है आपको। एग्जाम में आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आपके आंसर सही होने चाहिए और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। आप ये स्टेप्स लिखोगे तो आपको कोई नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये देखो,
9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास जिन्हें नहीं पता वीडियो देख के आनी है, आपको पता होना चाहिए तभी आपको समझ आएगा। इसका एक फार्मूला लिखवाया था मैंने एवरेज एटॉमिक मास का, कि समीशन परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय 100। ये मैंने फार्मूला लिखवाया था, वही फार्मूला हम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो गिवन वैल्यूज को जल्दी से नोट कर लीजिए। आपने क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे रखे हैं, उनकी अबंडेंस दे रखी है नेचर के अंदर, और उनके मोलर मास दे रखे हैं। इनको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये गिवन वैल्यूज मैंने लिख ली। फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास को आम भी कहते हैं। क्या है, समीशन परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय 100। अभी सबमिशन का मतलब क्या है कि ये जो आपका फंक्शन है, एक बार करने के बाद ऐड लगाना है। नहीं समझ आया, देखो कैसे। परसेंटेज अबंडेंस पहले वाले का 35 वाले का क्या लिखेंगे, परसेंटेज अबंडेंस 75.77% है ये एटमॉस्फेयर में, और इसका मोलर मास क्या है, मल्टीप्लाइड बाय आइसोटोपिक मास क्या है, 34.9। अब एक आपने फंक्शन परफॉर्म कर लिया, सबमिशन का आएगा, आप प्लस लगा दो। फिर सेकंड परफॉर्म करेंगे, फिर से आप परसेंटेज अबंडेंस 24.23 मल्टीप्लाई आइसोटोपिक मास 36.9। अगर एक और आइसोटोप दिया होता, यानी कि एक और वैल्यूज दे रखी होती, तो फिर से प्लस लगा के और आगे हम फर्दर मूव करते। पर अभी 2 वैल्यू दे रखी है तो 2 वाला कर लिया हमने, उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 हमने कर लेना है। अब इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ आपका क्या एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है क्लोरीन का। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो इन वैल्यूज़ को, तो लगभग आपका 35.3 के करीब आपका आ जाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। ये हमारा आंसर है, यानी कि क्लोरीन का जब आपको एवरेज एटॉमिक मास पूछा जाए, सॉरी ग्राम मैंने लगा दिया, यू आता है, या आप AMU भी लिख सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास है ना, एवरेज एटॉमिक मास, तो इसको AMU में हम डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इसी तरीके से कार्बन का भी आप निकाल सकते हो, नाइट्रोजन का भी आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट, यहाँ पे आंसर लिख रखा है मैंने, हटा देता हूँ, छुपा लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप देख के ही कर सकते हो। 6 मोल ऑफ इथेन, देखो कितना, सॉरी 3 मोल ऑफ इथेन है, कैलकुलेट करना है क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, अगर एक मॉलिक्यूल दे रखा है, एक मॉलिक्यूल दे रखा है, तो उसके अंदर कितने मोल कार्बन के दिख रहे हैं आपको। एटम तो कार्बन के 2 दिख रहे हैं, पर इस अगर एक मोल ले लूँ, मेरी बात समझ आई, कि अगर एक मॉलिक्यूल C2H6 है तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 2। एक मॉलिक्यूल लिया तो इसके अंदर कार्बन एटम है 2, बट एक मोल ले लूंगा तो कार्बन कितने एटम कितने हो जाएंगे, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। अब एक एक मोल के लिए कार्बन एटम 2 मोल आ रहे हैं, तो 3 मोल के लिए कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 मोल आ जाएंगे। बात समझ आई, हाँ जी सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक मोल के लिए 6 हैं, एक मोल के लिए 6 हाइड्रोजन एटम है। 3 मोल के लिए कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई 6, 18 मोल आ गया। हाँ जी सर, समझ आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि एवोगैड्रो 1 मोल होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एक मोल में होंगे। 3 मोल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। समझ आई मेरी बात। तो ये थे हमारे अगले 5 क्वेश्चंस। आई होप तुम्हें समझ आया हो, हर एक चीज़ समझ आई है। कोशिश किया मैंने सिंपल वे में हर एक चीज़ समझाऊँ। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा से करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने आपने इसको कोशिश करना है बनाने का, और कोई चीज़ नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियोस पीछे जाओ। स्टोइकियोमेट्री, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मोल क्या होता है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये सभी सीख के आइए, पिछली वीडियोस देख के आइए, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। दूसरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैप्टर 1 की, जिसके अंदर डिटेल में मैंने बता रखा है ये सभी कॉन्सेप्ट्स। ये प्लेलिस्ट जो है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट है, तो इसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फॉलो करना है। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।